अ वेरी गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिक्स क्लास उद्बोधन की। देख लीजिए यहाँ सिक्स क्लास की उद्बोधन से चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भाषा। ठीक है, तो हम बुक खोलते हैं और आते हैं चैप्टर नंबर 1 पर जिसका नाम है भाषा। देख लीजिए यहाँ देखिए ये आपका चैप्टर है भाषा। ठीक है, आप अपनी बुक ओपन रखिए, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाषा, जैसा कि चैप्टर का नाम है भाषा, तो मैं आपको ये समझाऊंगी कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के विचारों को हम समझते हैं। मीन्स भाषा जो है एक आदान प्रदान का साधन है हमारे विचारों के। जो हमारे विचार हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या हम अपने मन की बात दूसरों से कहना चाह रहे हैं तथा दूसरों के मन की बात हमें कैसे समझनी है, तो उस सब का एक माध्यम है जिसका नाम है भाषा। तो भाषा के माध्यम से ही हम अपने मन की बात जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात हम समझते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी भाषा। तो देख लीजिए यहाँ चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि भाषा के बिना ना तो हम शुद्ध रूप में कुछ बोल सकते हैं और ना ही शुद्ध रूप में हम कुछ लिख सकते हैं। मीन्स भाषा के बिना ना ही हम शुद्ध रूप से कुछ समझ सकते हैं और ना ही कुछ लिख सकते हैं। विभिन्न प्रांतों में लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, लेकिन भाषा वही होती है जो मान्यता प्राप्त होती है। कहने को तो हम अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी भाषाएं हैं, जैसा स्टेट है वैसी ही उसकी भाषा होती है। ठीक है, स्टेट के अकॉर्डिंग, राज्यों के अकॉर्डिंग, प्रांत के अकॉर्डिंग उसकी भाषा होती है। जैसा वहां का बोलचाल है वैसी ही भाषा है। ठीक है, लेकिन भाषा जो होती है मेन वही होती है जो मान्यता प्राप्त होती है, जिसको संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों या भावों को दूसरों के सामने कभी बोलकर तो कभी लिखकर प्रकट करते हैं। यदि भाषा ना होती तो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य का संपर्क कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते और दूसरों की बात समझ नहीं पाते। तो इसीलिए हमारे मन के विचार जो है आदान प्रदान हम नहीं कर पाते, तो भाषा का मतलब ही क्या रह जाता फिर। ठीक है, भाषा की कोई महत्ता नहीं होती। भाषा हमारे विचारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है। वही जो मैंने आपको समझाया अभी कि जो हमारे मन में विचार होते हैं उसी को हम भाषा के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं, स्पष्ट रूप से हम दूसरों को समझाते हैं। ठीक है, क्योंकि परंतु इशारों या संकेतों को भाषा इससे ऊपर वाली लाइन पर हम आते हैं। भाषा हमारे विचारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए गूंगे व्यक्ति इशारों अथवा संकेतों से बातचीत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी कोई भाषा बेचारे बोल तो नहीं सकते। गूंगे व्यक्ति जो होते हैं तो वो अपनी बातों को इशारों के द्वारा समझाते हैं, एक दूसरे से इशारे कर करके जो है वो एक दूसरे को अपनी बात समझाते हैं। परंतु इशारों या संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनसे हमारी बात पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाती। तो इसलिए कहते हैं कि भाषा जो है वो बोलकर जो हम या लिखकर जो हम समझा रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, वही भाषा है। लेकिन जब कोई गूंगा व्यक्ति अपनी बात इशारों के द्वारा समझाता है तो वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाती, इसलिए हम उसको भाषा का रूप प्रदान नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ आप ये देख लीजिए पिंक बॉक्स में ये एक भाषा की प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ दी गई है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ठीक, तो इसे हम पढ़ते हैं एक बार कि भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचारों या मनोभावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये आपको मैंने अभी भी समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं भाषा के रूप। तो बच्चों भाषा के रूप क्या है? देखिए, भाषा को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो लिखित और एक मौखिक, यानी कि भाषा के 2 रूप होते हैं, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। लिखित भाषा वो होती है जिसमें हम अपने मन की बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे पत्र लिखना। ठीक है, जैसे पत्र लिखना, पत्र में हम क्या करते हैं, हमारे मन में जो कुछ भी है हम वो उस पत्र में लिख देते हैं और दूसरों को भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं, तो वो हमारी बात को समझ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिखित भाषा। जो कुछ हम बोर्ड पर आपको लिखकर समझाते हैं, विद्यालय में लिखकर जो भी आपको समझाया जा रहा है वो लिखित भाषा है। ठीक है, जो भी आप कॉपी में लिख रहे हैं अपनी, वो लिखित भाषा है। ठीक, तो ये हमारा हो गया लिखित भाषा, यानी कि मन के भावों को लिखकर अभिव्यक्त करना, लिखकर व्यक्त करना, लिखकर स्पष्ट करना, ये लिखित भाषा का रूप होता है। दूसरा होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वो होती है बच्चों जिसमें हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं।
बोलकर एक दूसरे को समझाते हैं। जैसे क्या कि कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है स्टेज पर, कविता सुना रहा है, या हम रेडियो सुन रहे हैं तो उसमें बोलकर हमें कोई समझा रहा है, तो वो होगा हमारा मौखिक भाषा का रूप। तो जब हम बोलकर अपनी बात को दूसरे को समझाते हैं या दूसरों की बात समझते हैं तो वो होती है मौखिक भाषा, मुंह के द्वारा बोली गई भाषा। अब आते हैं हम नीचे, भारतीय भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु हिंदी भाषा को ही राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हमारे देश भारतवर्ष में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं बच्चों, लेकिन हमारी जो संविधान के अनुसार हमारी भाषा को मान्यता प्रदान की गई है वो है हिंदी। ठीक है, हिंदी भाषा को ही हमारी राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसका मतलब ये है कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में हिंदी भाषा ही बोली जाती है। ठीक, भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से कुछ अग्रलिखित हैं, यानी कि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो देखिए यहाँ कुछ भाषाएं इन्होंने यहाँ दी गई हैं, यहाँ पर कि जो मुख्य भाषाएं हैं भारत में बोली जाने वाली, वो यहाँ पर इन्होंने अंकित की हुई है बुक में। ठीक है, लिपि। अब आता है लिपि। लिपि क्या होता है बच्चों? तो लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने की अपनी एक विधि होती है, अपना एक ढंग होता है। ठीक है, तो उस भाषा को लिखने का जो ढंग होता है वही लिपि कहलाती है। यानी कि हर भाषा को लिखने के लिए उसका एक अल्फाबेट होता है, ये सबको पता है आपको। हिंदी का छोटा बड़ा है ना, इंग्लिश में ABCD है, उर्दू में कुछ और हैं लफ्ज। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो चिन्ह मतलब अल्फाबेट है, ये चिन्ह कह सकते हैं। ये चिन्ह तो होते हैं कि ये चिन्ह अंकित कर दिए हमने किसी भी भाषा को लिखने के लिए, तो ये हमारी क्या हो गई? लिखित भाषा हो, लिपि हो गई। उस भाषा को लिखने का जो ढंग है, कैसे लिखी जा रही है, आ ई उ, ये हमारी इस भाषा की लिपि है। इस भाषा को हम इस ढंग से लिख रहे हैं, तो ये हमारी लिपि है। प्रत्येक भाषा को लिखने की अपनी अपनी विधि होती है। भाषा का मूल रूप लिखित है, यानी कि लिखकर ही सारी भाषाओं को हम एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, जान सकते हैं भाषा को, उसका साहित्य पढ़ सकते हैं। लिखित रूप में होता है तभी पढ़ सकते हैं। अतः इसको लिखने के लिए चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, वही जो मैंने आपको अभी बताया कि इन्हीं ध्वनि चिन्हों के माध्यम से भाषा लिखी जाती है। भाषा के लिखित रूप का आधार उस भाषा की लिपि होती है। लिखित रूप का आधार यानी कि किन चिन्हों के द्वारा वो भाषा पूर्ण की जा रही है। ठीक है, जैसे सपोज कमल में लिख रही हूँ, कमल एक फूल होता है, तो कमल में अगर लिखूंगी तो क म ल तीनों अक्षर में बनाऊंगी, तीनों वर्ण बनाऊंगी, तब कमल लिखा जाएगा। तो वो चिन्ह जो कमल है, क म ल तीनों चिन्ह ने मिलकर एक शब्द बनाया, वो है कमल। ठीक, जैसे हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो इनकी लिपियां होती हैं बच्चों ये इन भाषाओं को लिखने की। तो हिंदी और संस्कृत की हमारी जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है, अब आता है भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया था। फिर हम आते हैं कुछ भाषाओं की लिपियां निम्नलिखित हैं, ये आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए ये जब एग्जाम में ये अंदर से भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको चैप्टर की ही एक्सरसाइज आएंगी एग्जाम्स में, ये आपकी लिपि भी इसमें आ सकती है जो इनसाइड द चैप्टर है। और कोई भी पॉइंट की जो मेन बात होती है किसी भी पॉइंट की, वो आपकी एग्जाम में अंदर से आ सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। व्याकरण। व्याकरण क्या है? देखिए, व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध करने के लिए हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। यानी कि हमें भाषा को शुद्ध रूप में कैसे बोलना है और कैसे लिखना है, यही व्याकरण होता है। भाषा कुछ हमेशा हर भाषा के अपने नियम होते हैं। जैसे एक वचन के साथ क्रिया किस तरह से प्रयोग होती है ना, संज्ञा के स्थान पर किन शब्दों का प्रयोग होता है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, ये सब इसका व्याकरण होता है। क्रिया विशेषण का प्रयोग कैसे करना चाहिए, विशेषण का प्रयोग कैसे करना चाहिए, ठीक है, कारक चिन्हों का प्रयोग कहाँ होता है, ये सब व्याकरण है भाषा का। हमारी हिंदी भाषा का, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। इंग्लिश का भी होता है, हिंदी का भी होता है, सारी भाषाओं का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण जो है बच्चों, वो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है, नियमों में बांधता है भाषा को। ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ किसी भी चीज का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, कि वह जा रहा है तो वह के साथ क्रिया का रूप जा रहा है ही आएगा। ऐसा नहीं बोल सकते हम कि वह जा रहे हैं, वो वह हमारा एक वचन हो गया, जा रहे हैं बहुवचन की क्रिया हो गई, तो ये गलत है। इसीलिए भाषा को जब तक हम शुद्ध रूप से सामने वाले से नहीं बोलेंगे, उसको समझ में भी नहीं आएगी। और वो जब शुद्ध रूप जो है उसका, वो कौन बनाता है? व्याकरण। व्याकरण के द्वारा ही भाषा जो है शुद्ध रूप से लिखी जाती है, बोली जाती है और पढ़ी जाती है। अर्थात व्याकरण के नियमों में बंध कर ही भाषा जो है वो हमारी शुद्ध रूप से और स्पष्ट रूप से बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। ठीक है, अब हम इसे पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है।
ठीक है, जो मैंने आपको समझाया अभी अभी। नियमों के द्वारा ही भाषा का प्रयोग होता है। भाषा के जितने भी नियम होते हैं उनका ज्ञान व्याकरण द्वारा ही सीखा जाता है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को समझ सकते हैं, यानी कि शुद्ध रूप जो है भाषा का वो हम नियम व्याकरण के द्वारा ही समझते हैं। अब आता है व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सीख सकते हैं। ये मैंने आपको अभी अभी समझाया कि व्याकरण क्या है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना और सीखते हैं। ठीक है, ये हमारी व्याकरण की परिभाषा है। अब ये इसमें कुछ दिया गया है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। सभी भाषाओं का व्याकरण अलग अलग होता है। जैसे मैंने अभी अभी आपको यही बात बताई थी कि इंग्लिश का व्याकरण, अपनी ग्रामर अलग है, हिंदी की ग्रामर अलग है, संस्कृत की ग्रामर अलग है। इस तरह से हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। कोई भी भाषा हो वो सबका व्याकरण अलग होता है। भाषा के शुद्ध रूप को सीखने के लिए व्याकरण के निम्नलिखित भागों का अध्ययन किया जाता है। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। अर्थात सबसे पहले वर्ण विचार आता है। वर्ण कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, वर्णों में कौन कौन से वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णमाला क्या है, ये सारे वर्ण विचार में हम इसका अध्ययन करते हैं। फिर होता है शब्द विचार। शब्द विचार में हम शब्द कैसे बनते हैं, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द की उत्पत्ति किन किन आधारों पर की गई, फिर उन आधारों में भी जो एक इंडिविजुअली है, एक काइंड है, उसकी एक प्रकार है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, ये सारी हम शब्द विचार में पढ़ते हैं। इस तरीके से हम इन चारों भागों का अपना अलग अलग एक अध्ययन करते हैं भाषा को जानने के लिए या भाषा को पूर्ण बनाने के लिए। ठीक है, अब आता है साहित्य। साहित्य क्या होता है बच्चों कि साहित्य का दूसरा अर्थ काव्य और गद्य से लिया जाता है। नृत्य, संगीत, नाटक, काव्य, वास्तुशिल्प, यांत्रिकी, चिकित्सा, अंतरिक्ष विज्ञान आदि ज्ञान के असंख्य क्षेत्र हैं। बहुत सारे विषय होते हैं, है ना। तो इनसे संबंधित ज्ञान का भंडार साहित्य कहलाता है। इनका पूरा शुरू से लेकर के, इनका स्टार्टिंग से लेकर के ज्ञान प्राप्त करना, वही उसका साहित्य होता है। हर क्षेत्र का, हर विषय का अपना एक अलग साहित्य होता है। उसको आप स्टार्टिंग से कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई, किस किस के द्वारा हुई, ठीक है, तो ये सब अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है उस विषय का। कहानी, लघुकथा, उपन्यास, नाटक, पत्र, निबंध और कविताएं साहित्य के ही रूप हैं। यानी कि कहानी लेखन किसने प्रारंभ किया था, किस काल से हुआ था, तो ये सब इसका एक अपना एक साहित्य है। कहानी का कब से लिखना शुरू हुई, किसने लिखी पहली कहानी, ठीक है, ये सब हमारे इस विषय में हमें ज्ञान प्राप्त करना है अगर, तो हमें उस विषय का साहित्य पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा साहित्य होता है। ठीक है, अब ये आपके याद रखने योग्य वाले पॉइंट्स हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं एक बार, क्योंकि ये जरूरी होता है पढ़ना। पूरे कंक्लूजन होता है ये पूरे चैप्टर का। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स में अभी आपको देती हूँ, उसके पहले हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, ये हमारी इसकी पहली एक्सरसाइज है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत की राष्ट्रभाषा का नाम हिंदी है। ये हमारे फिलअप्स हैं, इसको आप इसमें बुक में फिल कर सकते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा का नाम हिंदी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 8 पर। ठीक है, ये देखिए पेज नंबर 8 पर आप ये देखते हैं एक्सरसाइज। यहाँ ये देख लीजिए, खा वाला सेंटेंस है हमारा। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ये देखिए यहाँ दिया गया है, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ये आप इसमें फिल कर सकते हैं आप अपनी बुक में। ठीक है, ये दिया गया है यहाँ। फिर देखिए थर्ड वाला सेंटेंस क्या है हमारा। थर्ड सेंटेंस है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है, ये आप इसको अपनी बुक में फिल कर सकते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ नियमों आ जाएगा। फिर आता है भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। ये देख लीजिए आप, यहाँ इसके 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। ठीक है, फिर आती है अगली एक्सरसाइज हमारी आती है, भारत के निम्नलिखित राज्यों की भाषाओं के नाम लिखिए। यहाँ भाषाएं दी गई हैं और इधर इनके राज्य दिए गए हैं, इधर इनकी भाषाएं दी गई हैं। पीछे अभी मैंने आपको लेसन में दिखाया था, उनकी लिपि दिखाई गई थी शायद भाषाओं की। ठीक है, तो यहाँ हमने राज्य देखा, पंजाब राज्य की भाषा जो है वो पंजाबी है, केरल की मलयालम है, असम की असमिया है, बिहार हिंदी, महाराष्ट्र मराठी। ठीक है, ये हमारे इन राज्यों की भाषाएं हो गई। तो ये देख लीजिए, ये आप अपनी बुक में फिल कर सकते हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, पहला है हमारा भाषा के 4 रूप होते हैं, गलत है ये हमारा, क्योंकि भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा का लिखित रूप लिखित भाषा कहलाता है, सही है ये बिल्कुल, यहाँ टिक कर देंगे। व्याकरण भाषा को अशुद्ध बनाता है, बिल्कुल गलत है ये, व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम रोमन है, नहीं बच्चों ये गलत वाक्य है, क्योंकि हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। रोमन जो है वो इंग्लिश भाषा की लिपि का नाम है। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ अपने देश में किन किन भाषाओं को मान्यता मिली है नाम लिखिए। तो ये आप इसमें आप खुद से लिख सकते हैं, पीछे भी दिया गया है और 7th क्लास की बुक में भी है, उसमें से आप देखकर एक बार लिख सकते हैं। मैंने आपको HW में दिया है किन किन 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है हमारे संविधान द्वारा, वो 22 भाषाएं आपको यहाँ लिखनी है। 7th क्लास की व्याकरण की बुक में भी ये दी गई है। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। ये देखिए, ये इसके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा की परिभाषा उदाहरण देकर लिखिए। तो ये हमारी भाषा की परिभाषा आ गई यहाँ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है ये उदाहरण दिया गया है यहाँ, ये देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा और व्याकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सीखते हैं। भाषा और व्याकरण और भाषा में अंतर ये देख लीजिए, यहाँ लिखा गया है क्या है। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, जबकि व्याकरण के द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सीखते हैं। ठीक है, ये हमारी भाषा और व्याकरण में अंतर हो गया। लिपि से आप क्या समझते हैं, भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के कितने रूप होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखकर वर्णन कीजिए। यहाँ दोनों भाषाओं के रूपों का आपको वर्णन करना है। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। अब यहाँ वर्णन किया गया है लिखित भाषा क्या है, जब हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, ये हो गया इसका लिखित रूप। फिर आता है मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं तो हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर इसमें उदाहरण मांगा जाता है तो आप उदाहरण भी लिख सकते हैं। लिखित भाषा में पत्र लिखना है ना, श्याम पट पर लिखना, यानी कि ब्लैक बोर्ड श्याम पट पर लिखना, वो लिखित भाषा का रूप है। ठीक, मौखिक भाषा में आप कहानी सुनाना लिख सकते हैं, गाना सुनाना लिख सकते हैं, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है बच्चों, उद्बोधन का। ठीक है, 2nd और 3rd चैप्टर में आपको इसके बाद वाली वीडियोस में दूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।